देखो ना वो फिर आ गए। देखो ना माँ, इस टेबल के नीचे है, वो मेरे बेड के नीचे घुस गए, दरवाजे के पीछे है, खिड़की से झांक रहे हैं। सरिता चीखते चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और उस रात उसके साथ जो भी हुआ, जिसे देखकर मेरे पैर तले मानो जमीन खिसक गई हो। ये घटना 8 साल पुरानी है, जब सरिता की उम्र 16 साल की थी और नागपुर में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। सरिता अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए सरिता माँ बाप की लाडली बेटी थी और अपने घर में तीनों के अलावा दूसरा कोई भी नहीं रहता था। लेकिन होली के उस दिन जो हादसा सरिता के साथ हुआ, उस हादसे से सरिता की जिंदगी में ऐसा खौफनाक मोड़ आएगा हमने कभी सोचा नहीं था। दिन बीतते गए, सालों में तब्दील हो गए और 8 साल के बाद सरिता की उम्र 21 हो चुकी थी और सरिता के माँ बाप को सरिता की शादी की चिंता होने लगी थी। वैसे तो सरिता के लिए उसके माँ बाप ने एक अच्छा सा लड़का देख रखा था। लड़का भी देखने में हैंडसम था और अच्छे घर का था और सरिता भी बड़ी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। लंबे बाल और गोल चेहरा, आंखों में जवानी की चमक दिख रही थी। वैसे तो सरिता को जब से उस लड़की की तस्वीर दिखाई थी, तब से उस लड़की के बारे में सोच सोच कर पागल हो जा रही थी और लड़के वाले भी सरिता को देखने के लिए सरिता के घर जल्द ही आने वाले थे। अब तीनों बहुत ही खुश थे कि बहुत जल्दी सरिता की शादी होने वाली थी। लेकिन उस रात तीनों खाना खा के अपने कमरे में सोने गए। रात के 2 बजे हो गए कि सरिता जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। माँ देखो ना, वो फिर से आ गया। माँ देखो ना, यहाँ इस टेबल के नीचे है, वो मेरे बेड के नीचे घुसे है, दरवाजे के पीछे है। सरिता चीखते चिल्लाते बेहोश होने की स्थिति में हो गई। तभी सरिता की चीखने की आवाज सुनकर उसके माँ और बाप सरिता के रूम के पास आ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सरिता को क्या हुआ। तभी माँ ने दरवाजा खोला और देखा तो सरिता बेड पर डरी सहमी सी और उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। तभी सरिता के माँ बाप ने कमरे में आकर सरिता से पूछा, क्या हुआ सरिता, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? क्या फिर तुमने कोई सपना देखा? तभी सरिता घबराते हुए बोली, मैं कितनी बार कहूँ आप लोगों से, वह सपना नहीं है, वो सच में है। वो सच में बहुत सारे हैं। वो खिड़की से पहले झांक कर देखते हैं और फिर एक एक कर धीरे धीरे रेंगते रेंगते दीवार से चढ़ते हुए मेरे कमरे में घुस जाते हैं और जैसे ही मैं उन्हें देखकर जान लगाकर चीखने और चिल्लाने लगती हूँ तो वह सब इस कमरे में चुप जाते हैं। आप देखो ना पापा, वह अभी भी मेरे बेड के नीचे है और एक अलमारी के अंदर घुस गया है। सरिता रोते हुए बोली जा रही थी। सरिता, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा डॉक्टर से ही इलाज करना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो सब फिजूल की बातें हैं। कहाँ से आ जाएंगे इतने लंबे चौड़े कीचड़ में सने हुए लोग, और वो कहाँ छुप जाएंगे? तुम खुद सोच के देखो सरिता, माँ ने सरिता को समझाते हुए कहा। तभी सरिता के पिताजी बोले, बेटा क्यों रोज परेशान करते हो, खुद भी परेशान होते हो और दूसरे को भी करते हो। सरिता के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सरिता रात के 2 बजे हमें परेशान क्यों कर रही है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, मेरी आंखें खुली थी। अब मुझे सोने से भी डर लग रहा है और जगने से भी। मैं आपको कैसे बताऊं, ये सब सच है। सरिता को ऐसे डरते हुए देख माँ बोली, अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ देखते हैं तुम्हारे कमरे में कौन आता है और कौन जाता है। और फिर वो तीनों रूम के चारों ओर देखने लगे। तभी अचानक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने घर के छत से नीचे की ओर छलांग मारी हो। यह आवाज सुनकर सरिता की माँ भी डर के मारे कांपने लगी और घबराते हुए खिड़की की तरफ जाकर देखा तो वो एक काली बिल्ली थी। ये देखकर सरिता की माँ के जान में जान आ गई। तभी माँ ने गुस्से से कहा, सरिता तूने ना अजीबो गरीबो किताबें पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। यह सब सुनने के बाद सरिता चुप हो गई, क्योंकि उसके माँ बाप उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे। अब सरिता को समझ में नहीं आ रहा था आखिर कैसे यकीन दिलाए सबको कि रात को सब सोने के बाद रूम में आकर कुर्सी पर कोई बैठा है। बहुत सारे लंबे लंबे 5-6 लोग जो कीचड़ में सने हुए खिड़की से झांकते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और कमरे में आकर इधर उधर चुप जाते हैं। लेकिन मुझे तो दिखते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं दिखते? और उस दिन पापा के सामने कुर्सी पर बैठकर कौन उन्हें घूर रहा था। जैसे मैं वहां गई, मुझे मुस्कुरा कर देखा और वो फिर कहाँ गया और पापा ने क्यों नहीं देखा? मैं क्या करूं क्या ना करूं
क्या वाकई मैं पागल हो गई हूँ? क्या वाकई मुझे कुछ हुआ है? शायद मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ तो हल निकलेगा। सरिता मन ही मन में सोच के परेशान हो ही जा रही थी। सरिता 21 साल की लड़की जो बहुत ही हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन अब डर के साये में जीने को मजबूर हो गई थी। उसके घर वाले कहते थे कि वह रहस्यमय किताबें पढ़ती है और अजीबोगरीब बातें करती है। उसके दिमाग का इलाज करना जरूरी है। सरिता ने कहीं पढ़ा था कि जब हम सोते हैं और हम देखते हैं कि कोई सपने में हमें देख रहा है, तो असल में वो सपना नहीं देख रहा होता, वह उस समय हमारे कमरे में मौजूद होकर हमें घूर रहा होता है। अगले ही दिन सरिता के माता पिता ने सरिता को हिप्नोथेरेपी डॉक्टर के पास ले गए और हिप्नोथेरेपी के बाद पता चला कि बचपन में होली खेलते समय सब पड़ोस के बच्चे जब रंग में रंगे हुए थे, उस समय एक आदमी शराब पीकर बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ था। सरिता भी वहां खेल रही थी। उस मरते हुए आदमी ने, जो रंग और कीचड़ में बुरी तरह से लथपथ था, सरिता की तरफ हाथ बढ़ाए और वही तड़प तड़प के मर गया। सरिता तब बच्ची थी और वह क्या कर सकती थी। डॉक्टर ने कहा वही याद वापस लौट कर आई है और सरिता को डराने लगी है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी पापा भी खुश हो गए और सरिता भी खुश हो गई कि आज रात से उसे डर से छुटकारा मिलने वाला था और अब डरने की कोई बात भी नहीं थी। अगले ही दिन सरिता को देखने के लिए उसके घर लड़के वाले आने वाले थे। यह सुनकर सरिता बहुत ही खुश दिख रही थी। सरिता सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगी और घर का काम निपटाकर सजने संवरने लगी। तभी सरिता के घर पर लड़के वाले भी आ चुके थे और सरिता का इंतजार कर रहे थे। तभी माँ ने सरिता को आवाज दिया, सरिता जल्दी पानी लेकर आओ, मेहमान आ चुके हैं। तभी थोड़ी देर बाद सरिता पानी लेकर आई। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसने हरे रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अलग सी ही चमक दिख रही थी। उसने आते समय चुपके से लड़की की ओर देखा और सिर नीचे की तरफ झुकाकर पानी देने लगी और हल्के से मुस्कुरा के वापस अपने कमरे में चले गई। लड़के ने जैसे सरिता को देखा तो उसे देखकर मोहित हो गया। वो उसे देखा ही जा रहा था। अब लड़के को भी सरिता पसंद आ चुकी थी। तभी लड़का बोला, आंटी जी मुझे तो सरिता पसंद है, लेकिन क्या वो मुझे पसंद करती है? क्या मैं 2 मिनट के लिए सरिता से बात कर सकता हूँ? तभी सरिता की माँ बोली, हाँ बेटा जाओ बात करो, आखिर तुम दोनों को ही एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी निकालनी है। आंटी की ये बात सुनकर लड़का भी खुश हो गया और सरिता के रूम की तरफ चला गया। रूम का दरवाजा खुला ही था। लड़के ने दरवाजे से झांक कर देखा तो सरिता आईने के सामने बैठी हुई थी। तभी लड़के ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन सरिता कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी लड़के ने सोचा कि पास जाकर बात करता हूँ और वह सरिता के पास चला गया और बोलने लगा, क्या आप मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हो? तभी सरिता आईने में देखते हुए बोली, क्या बात करनी है मुझसे? लेकिन ये आवाज सरिता की नहीं थी। भयानक आवाज जो भी किसी आदमी की आ रही थी। और जैसे ही सरिता ने अपनी मुंडी लड़के की तरफ घुमाई तो उसने देखा सरिता की आंखें भींगी हुई थी और उसका चेहरा रंग और कीचड़ से सना हुआ था और खौफनाक आवाज में बोलने लगी, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। इतना सुनते ही लड़का पीछे की ओर गिर गया और जैसे तैसे उठकर रूम के बाहर भागने लगा और हफ्ते हफ्ते अपने माँ बाप के पास चला गया और कहने लगा, माँ जल्दी चलो यहाँ से, मुझे नहीं शादी करनी, यहाँ से जल्दी चलो। लड़की की ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप उसे लेकर वहां से तुरंत निकल गए। यह सरिता के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने सरिता के कमरे में जाकर देखा तो सरिता आईने के सामने बैठी हुई थी और अकेली कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी माँ जोरों से आवाज देने वाली ही थी कि सरिता के पापा ने माँ को रोक लिया और कहने लगा, मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। तूने देखा नहीं वो लड़का कितना घबराया हुआ था? जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। हम चुपके से सरिता पर ध्यान रखना होगा, हमें देखना होगा आखिर क्या चल रहा है। और वह अपने रूम में चले गए। रात को लोग खाना खाकर सोने को चल दिए। रात के 12 बजे होंगे कि सरिता के माता पिता ने सोचा कि जाकर देखते हैं आखिर सरिता क्या कर रही है। वह जैसे ही सरिता के रूम के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें कई लोगों की हंसने की आवाज आने लगी। यह सुनने के बाद माँ ने जैसे दरवाजा खोला तो देखा अंदर सरिता जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो बड़बड़ा रही थी, बड़ा आया वो डॉक्टर कहीं का, जो हमने बोला वो मान लिया।
हम ऐसे ही रोज आते रहेंगे। कीचड़ हमारा रूप नहीं है, ये सरिता है। और हम अलमारी टेबल में नहीं छुपते, हम तुम्हारे अंदर रहते हैं और हम हर समय तुम्हारे पास ही रहते हैं। और दरवाजे के पास खड़े हुए माता पिता ये सब देखकर उन दोनों की रूह कांप उठी। अब उन्हें यकीन आ चुका था कि सरिता जो भी बोल रही थी वो सब सच था, लेकिन हमने उसके बात पर यकीन नहीं किया। अगली ही सुबह सरिता के माता पिता गांव से थोड़ी दूर एक तांत्रिक के पास चले गए और तांत्रिक को सारी बात बताई। ये सब सुनकर तांत्रिक बोला, हम उस आत्मा को उसी दिन अपने काबू में कर सकते हैं जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी सरिता की माँ बोली, होली के दिन उस आदमी की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी और 2 दिन के बाद होली भी है। तभी तांत्रिक बोला, अगर हमने होली की रात 12 बजे से पहले उसको अपने काबू में नहीं किया तो वो आत्मा सरिता को मारकर अपने साथ ले जाएगी। ये सब सुनने के बाद सरिता के माता पिता के होश उड़ गए। सरिता की माँ जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, बाबा मेरी बेटी को बचा लो, हमारे बेटी के अलावा हमारा कोई नहीं है। तभी तांत्रिक बोला, ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। हमें कैसे भी करके उस आत्मा को सरिता के पास जाने से रोकना होगा। उसे 2 दिन के लिए कुछ भी करके रोकना होगा और होली की उस रात वो आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाए उससे पहले उसे खत्म करना होगा। तभी तांत्रिक ने कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए सरिता की माँ के हाथ में एक काला धागा दिया और कहा, ये धागा सरिता के दाहिने हाथ में बांधो और ये मंत्र पड़ा हुआ पानी घर के चारों ओर छिड़को और 2 दिन के लिए कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और मैं होली की रात घर पर आऊंगा, तब तक सरिता पर ध्यान देते रहो। इतना कहने के बाद दोनों वहां से घर आ गए और शाम होने से पहले घर के चारों तरफ तांत्रिक ने दिया हुआ पानी छिड़का और घर में जाकर सरिता के हाथों में काला धागा बांध दिया। तभी 2 दिन सरिता ने चैन की नींद ली और सरिता के माता पिता ने भी 2 दिन आराम से गुजारे। लेकिन तांत्रिक ने कहे हुए बातों का डर लग रहा था क्योंकि अगले ही दिन होली थी और उस रात वो आत्मा या शैतान जो भी था उसकी ताकत बढ़ने वाली थी और वो सरिता की जान लेने वाला था। रात के 8 बज चुके थे और तांत्रिक भी सरिता के घर आ चुका था। अगर 12 बजे से पहले उस आत्मा को काबू नहीं कर पाए तो आत्मा सरिता को मारकर अपने साथ ले जाएगी। इसलिए तांत्रिक और सरिता के माता पिता उसके कमरे के पास गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सरिता बेड पर नहीं थी। ये सब देखकर सब हैरान हुए। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन सरिता गायब थी। सब लोग सरिता को रूम में इधर उधर देखने लगे। तभी सरिता की माँ की नजर ऊपर की ओर गई तो देखा तो सरिता दीवार के ऊपर चिपकली की तरह चिपके हुए सबको घुरे जा रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और कीचड़ से पूरे कपड़े सने हुए थे। ये सब देखने के बाद सरिता की माँ जोर से चिल्लाई और कहने लगी, वहां देखो सरिता है। इतना बोलते ही सरिता दीवार पर उल्टी चलने लगी और भयानक आवाज में बोलने लगी, इस तांत्रिक को क्यों लेकर आए हो? ये तांत्रिक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अच्छा होगा इसे वापस लेके जाओ। इतनी भयानक आवाज सुनकर अब सरिता के माता पिता के चेहरे पीले पड़ गए और पसीने से तरबतर हो गए। तभी तांत्रिक चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दे इस लड़की का शरीर, नहीं तो तुझे यहाँ पर ही भस्म कर दूंगा। तभी सरिता डरावनी आवाज में बोली, मैं इसे छोड़ दूं? मैं उस दिन तड़प तड़प के मर रहा था, ये लड़की मुझे देख रही थी, मैं उससे मदद मांग रहा था, लेकिन ये मुझे देखती रही लेकिन मदद नहीं करी और मेरी जान निकल गई। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं जब तक इसे नहीं मारूंगा मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी। तभी तांत्रिक बोला, वो तो तब छोटी बच्ची थी, वो क्या कर सकती थी तेरी मदद। तभी सरिता बोली, लेकिन अब तो बड़ी हो चुकी है, मैं उसे मारने के लिए तो आया हूँ और इसे मार के रहूंगा। तभी तांत्रिक ने हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़कर सरिता पर जोर से छिड़का तो आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ूंगा। और उस आत्मा ने सरिता का शरीर छोड़ दिया और बेड पर गिर गई। तब रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। सरिता जैसे बेड पर गिरी, सरिता की माँ सरिता के पास गई और सरिता को उठाने लगी। सरिता बेहोश हो गई थी। तभी अचानक सरिता ने माँ के गले को जोर से पकड़ा और खौफनाक आवाज में बोलने लगी, तू लेकर आई है ना इस तांत्रिक को, मैं तुझे मार डालूंगी। सरिता की माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ मुझे। तभी तांत्रिक ने एक धागा निकाला और मंत्र पढ़ने लगा और अभी 12 भी बजने वाले ही थे। तभी तांत्रिक ने धागा उसके गले में डाला। धागा डालते ही सरिता ने माँ को छोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तांत्रिक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
तांत्रिक ने फिर से पानी छिड़का और वह आत्मा सरिता के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और सरिता भी पहले जैसे रहने लगी। और सरिता की शादी उसी लड़की से हुई और आज 2 बच्चे भी हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है।